हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड एमएलएम सुपर कोच। बहुत सारी बात करनी है आज आपसे। समय बहुत कम है। कोशिश करूंगा कि मैं अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म कर दूं। आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मैंने देखे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, बहुत सारे फ़ोटो शेयर हुए, बहुत बहुत कुछ देखा मैंने। उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी कंपनी की फेवर में आज बात करने वाला नहीं हूँ, या किसी भी कंपनी की बुराई, बुराई का मतलब समझते हैं ना, बुराई नहीं करने वाला हूँ। ना किसी के फेवर में बात करूँगा, ना किसी की बुराई करूँगा। जो सच है, जो सही है, वो बात करूँगा। बुराई तो खैर, बुराई के बारे में इतना कहूँ कि आज तक मेरे चैनल पर आपने कभी किसी व्यक्ति विशेष या कभी किसी कंपनी की बुराई नहीं सुनी होगी, कभी नहीं। इनफैक्ट हमने अपने कोर्सेज में भी, अपने सेशंस में भी मैं लोगों को सिखाता हूँ कि अपनी अच्छाइयों की लिस्ट बढ़ाइए, दूसरों की बुराइयों की लिस्ट कभी मत गिनिए, अपनी अच्छाइयों की लिस्ट बनाइए, ताकि ढूंढने वाले आपकी बुराइयाँ ढूंढ भी ना पाएँ, इतनी बड़ी अच्छाइयों की लिस्ट हो। मैं हमेशा सिखाता हूँ कि अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए। दूसरों का बिजनेस और दूसरों की चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे तो अपनी चीज़ों पे कब फोकस करेंगे। अपने बिजनेस, अपने लोग, अपने टीम पे फोकस कीजिए। मैं ये सिखाता हूँ। दूसरों की बुराई करना, दूसरों की अ, अपमान करना मैं कभी नहीं सिखाता, ना ही मैं आज आपसे करने वाला हूँ। आप, जो मैं आज बात करने वाला हूँ, जो डिसीज़न हमने लिया है, पहले आपको ये बता दूँ वो डिसीज़न आसान नहीं था, ये आपको पता है, क्योंकि वो डिसीज़न सिर्फ मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगा। हमारे साथ सैकड़ों लोगों का परिवार है, हमारी टीम में सैकड़ों लोगों का परिवार। हमें अच्छे से पता है कि हमारा एक गलत डिसीजन ना सिर्फ हमारे सैकड़ों लोगों के परिवार को इम्पैक्ट करेगा, बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कोर्सेज के थ्रू, हमारे सेमिनार के थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू, हमारा एक गलत डिसीजन हो सकता है उनकी उम्मीदों को चोट पहुंचाए, हो सकता है उनके सपने खराब कर दे, हो सकता है उनमें नेगेटिविटी आए, हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हो। हमारा एक गलत डिसीजन, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता था, एक गलत डिसीजन। जो डिसीजन हमने लिया है, ये डिसीजन एक रात में नहीं हुआ। ये डिसीजन लेने में हमें बहुत वक्त लगा, बहुत एनालिसिस, बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद फाइनली हमने डिसीजन लिया, ठीक है। और उन सभी बातों को हमने ध्यान में रखा कि हमारी वजह से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। हमने ना सिर्फ अपना परिवार यानी कि अपनी टीम, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के बारे में सोचा। पूरी इंडस्ट्री को हम कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं पॉजिटिवली। सॉरी, हमारे एक डिसीजन की वजह से पूरी इंडस्ट्री में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत कम समय में। माफ़ी चाहूँगा, तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ भी मेरी आपको भारी लग रही होगी और चेहरा भी मेरा आप देख ही रहे होगे, क्योंकि जब कोई बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं तो बहुत सारी पर्सनल चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ओके, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को लगभग 25 साल हो गए, राइट? और 25 साल इंडस्ट्री को होने के बावजूद हम इसे कहते हैं ये इंडस्ट्री भी बच्चा है। ये बात आपको हजम होती है क्या? मुझे नहीं हजम होती है, नहीं होती है। 25 साल एक इंडस्ट्री को हो जाते हैं, फिर भी हम बड़े शान से कहते हैं इंडस्ट्री तो अभी बच्चा है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अरे 25 साल में तो एक लड़का शादी वादी करके बाप बन जाता है। 25 साल में कैसे कोई बच्चा होता है, बच्चा हो सकता है? इंडस्ट्री डिजिटल मीडिया भी है। डिजिटल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब कितने साल पहले आया है? हमारे आपके नज़रों के सामने ये पैदा हुआ है, ये इंडस्ट्री हमारे पैदा होने के बाद आया है। ये आज बूम पे है इंडस्ट्री, फैल चुका है इंडस्ट्री।
क्रांति आ चुकी है इंडस्ट्री। कमर्शियल वेबसाइट्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हमारे जन्म से पहले क्या है, क्या हमारे सामने पैदा हुआ है ये क्रांति, बूम। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, आप खुद एग्जांपल देखना। आपके शायद जवान होने के बाद वो इंडस्ट्री आई होगी, लेकिन महज कुछ सालों में वो इंडस्ट्री मैच्योर हो गई। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को हम 25 साल होने के बावजूद कहते हैं कि ये भी बच्चा है। नहीं, मुझे नहीं हजम होता था। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री को हमने अब तक बच्चा बना के रखा हुआ है। क्लैरिटी देता हूं आपको, बताता हूं आपको। सी, कोई भी इंडस्ट्री को ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, रेंगना नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो नहीं कर रही है, ये रेंग रही है। बढ़ रही है, नो डाउट बढ़ रही है ये, लेकिन रेंगने वाली स्पीड से बढ़ रही है। ग्रोथ नहीं कहते इसे, रेंग रही है ये, रेंग रेंग के बढ़ रही है ये। क्यों है ऐसा? कोई भी इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, क्या पैरामीटर है जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग हो, रियल एस्टेट हो, आईटी हो, कोई भी इंडस्ट्री में क्रांति आती है? टेल मी। आप चैट पे लिख के, चैट कहता हूँ, कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। आप हो सकता है ये कहोगे कि सस्ता प्रोडक्ट होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं ये बात करूँगा। नहीं, सस्ता प्रोडक्ट होने से क्रांति नहीं आती इंडस्ट्री में। बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट्स बिकते थे, बिक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ क्रांति वाली चीज़ नहीं की। ऐसा नहीं हुआ कि ग्रोथ बहुत बड़ी चीज़ आ गई सस्ता करने से, नो। अच्छा, क्या अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की? नो, ऑफ कोर्स नॉट। सिर्फ मार्केटिंग से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए? बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं? नो, नहीं। सी, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल, आप बड़े आराम से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सॉरी, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, उसी से बड़े आराम से आप रिलेट कर पाएंगे, इसलिए पहला एग्जाम्पल यही ले रहा हूं। 2-3 और दूंगा मैं आपको। वोडाफोन, एयरटेल, वेरी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में इनकी पकड़ इतनी मजबूत कि कोई इन्हें हिला नहीं सकता। स्केलेबल, स्टेबल, क्रेडिबल, जितने बल लगाना है लगा लो, इतनी मजबूत ऑर्गेनाइजेशंस। पीछे से एक स्टार्टअप आता है, जिस स्टार्टअप का नाम है जियो। वो स्टार्टअप आता है और आते ही ये क्रेडिबल, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस के छक्के छुड़ा देता है। इन क्रेडिबल, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस को जब तक ये समझ में आता कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, जियो ने आधा हिंदुस्तान कैप्चर कर लिया था। आधा हिंदुस्तान। गेटिंग माय पॉइंट? आप रिलेट कर पा रहे हैं मेरे पॉइंट से? तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या था जियो ने? सस्ता, 3 पॉइंट्स। क्रांति की बात हम कर रहे हैं। क्रांति मतलब एक्सट्रीम ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। ग्रोथ नहीं, हम एक्सट्रीम ग्रोथ, स्पीड की हम बात कर रहे हैं। 3 पैरामीटर्स होते हैं सर। इन 3 पैरामीटर का कॉम्बिनेशन अगर है तो इस इंडस्ट्री में क्रांति और एक्सट्रीम ग्रोथ आती है। दुर्भाग्यवश नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये तीनों का कॉम्बिनेशन अब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी नहीं बना पाई। 3 पैरामीटर डिस्कस करने से पहले एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मोबाइल फोन जानते हैं आप? नोकिया को जड़ से उखाड़ने के बाद सैमसंग बना राजा। बड़ा मार्केट सैमसंग का था। पीछे से 2 भाई आते हैं, 2 स्टार्टअप आते हैं, वीवो, ओप्पो नाम से। सैमसंग का मार्केट दर 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 खत्म। छोटा सा बच्चा सा 2 भाई, सैमसंग स्केलेबल, स्टेबल, क्रेडिबल, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के छक्के छुड़ा दिए 2 भाई। माफी चाहूंगा, बार बार ये आ रहा है, बट आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी अर्जेंसी थी तो बात करना जरूरी था, राइट ना?
पीछे से एम भी आ गया, पीछे से रियलमी भी आ गया। ये 3-4 छोटे-छोटे ब्रांड मिलकर बड़े सैमसंग, एप्पल इन जैसे का मार्केट शेयर खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो आपके सामने एग्जांपल है, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो हर इंसान रिलेट कर पाए। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले रहा हूँ। टीवी का एग्जांपल ले लो आप। बहुत पहले हम लोग वो ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे, बड़ा सा डब्बा सा होता था। आपको याद होगा, एक आदमी चैनल घुमाता था, पीछे आंगन में दूसरा आदमी एंटीना वाले को बोल रहा होता था, और एक छत पे होता था एंटीना घुमाने के लिए। हाँ, नेटवर्क आता था, रुक रुक रुक, आ गया नेटवर्क, चैनल आ गया। सो बट उस वक्त टीवी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। धीरे धीरे फिर कलर टीवी का ट्रेंड आया, कलर टीवी भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन आज जरा उस टीवी की आप हालत देखो, 10-15 हज़ार कमाने वाला आदमी भी आज एलईडी यूज़ कर रहा है अपने घर में। क्यों, कैसे हुआ ये? क्रांति उस वक्त नहीं थी, अब क्रांति है। देखिए, क्रांति का मतलब ही ये होता है कि आप मैक्सिमम कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, मैक्सिमम मार्केट को आप टैप कर चुके हो, मैक्सिमम यूजर्स आपके यूजर बन चुके हैं। वो होता है क्रांति का मतलब। 3 पैरामीटर अब बताता हूं। फर्स्ट पैरामीटर इज अफोर्डेबिलिटी, सेकंड पैरामीटर इज क्वालिटी, एंड थर्ड पैरामीटर इज अवेलेबिलिटी। ये तीनों पैरामीटर का जब तक संगम नहीं होगा, क्रांति नहीं आ सकती। हमने आपको जियो का एग्जांपल दिया, अफोर्डेबल था, यस, फ्री कर दिया था। जो डेटा और कॉल्स पे चार्जेस लगते थे वो इन्होंने फ्री कर दिया। जियो आते ही फ्री में बांटना शुरू कर दिया। लोग इतने खुश हुए, लोगों को मजा आया, भर भर के लोगों ने प्रमोट किया, फैल गया ये। लोग पोर्ट कराने लग गए, जियो के कस्टमर यूजर का बनने लग गए। अफोर्डेबिलिटी थी, क्वालिटी थी। क्यों क्वालिटी थी? 4G, पहली बार 4G आया, सबको हाई स्पीड इंटरनेट। इनफैक्ट यूट्यूब, फेसबुक, ये जो बूम हुआ, इसका मेजर कारण तो जियो है। डिजिटल मीडिया को जो बढ़ावा दिया गया, ये डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में इतना जो तेजी से उछाल आया, इज बिकॉज ऑफ जियो। यस यस। अब आप कहोगे सर सस्ता तो लावा, माइक्रोमैक्स, ये सब भी था। बिल्कुल था, अफोर्डेबिलिटी थी वहां पे, बट क्या क्वालिटी थी? क्या मजा नहीं आता था? बट क्या अवेलेबिलिटी थी? क्या अवेलेबल नहीं था हर जगह, मार खा गया। अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। अच्छा, अवेलेबिलिटी से मेरा मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा होगा, अच्छा होगा, तभी तो अवेलेबिलिटी होगी, अदरवाइज अवेलेबिलिटी नहीं होगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी यही चीज़, आपको नहीं लगता अब तक कमी थी इन तीनों चीज़ों की? अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी, क्वालिटी बहुत अच्छी, बट अफोर्डेबिलिटी की कमी नहीं महसूस हो रही है आपको? हमें तो हो रही थी। अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में आज काम कर रही हैं जिनका कोई टक्कर नहीं है। बाहर के ब्रांड्स अल्टीमेट क्वालिटी, सुपर्ब क्वालिटी, बट क्रांति नहीं ला पाए। वो आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, बट क्रांति नहीं ला पाए। बिकॉज वाई? अफोर्डेबिलिटी नहीं है। और एग्जांपल दूं आपको, बाबा जी को जानते हैं ना, लॉन्ग कोट पहन करके, सांसें आगे पीछे कर करके 1800 करोड़ का बिजनेस बनाया ना। उससे पहले वो अकेले बाबा जी नहीं थे, उससे पहले भी बहुत से बाबा जी हैं यहाँ पर, अभी भी चल रहे, पहले भी थे, उनके भी प्रोडक्ट्स बिकते थे, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स क्रांति नहीं ला पाए। क्वालिटी थी, अवेलेबिलिटी भी थी, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। अफोर्डेबिलिटी मतलब हर कोई अफोर्ड कर पाए, उनके पॉकेट में जितने पैसे हैं उतने पैसे में बड़े आराम से आ जाए। अफोर्डेबिलिटी का मतलब वो होता है। बाबा जी आए लंगोट पहन करके, श्वासे योगा वोगा कराया, अफोर्डेबल प्रोडक्ट, मार्केट के रेंज में भी प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। आ गई क्रांति, इतने कम समय में बन गया है। डाबर, हिमालय, हिंदुस्तान लीवर, बड़े बड़े क्रेडिबल, स्टेबल छक्के छुड़ा दिए। मैं सुनता हूं ये तो अभी 3 साल पुरानी कंपनी है, अरे ये नहीं चल पाई, ये खत्म हो जाएगी। अरे सर, कौन सी कंपनी 3 साल नहीं होती है? हर कंपनी के पहले 3 साल हुए होंगे ना। पहले 6 महीने हुए थे, साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। 3 साल होने का मतलब क्या है कि कंपनी नहीं चल पाएगी?
ईबिस जानते हैं ना आप? 3 साल पुरानी कंपनी थी क्या? कितने साल पुरानी कंपनी थी, बंद हो गई ना। तो कितने साल पुरानी कंपनी है उससे कोई मतलब नहीं। कोडक नोकिया जानते हैं ना आप? कितने साल पुरानी कंपनी, हिल गया ना मार्केट। तो पुरानी कंपनी होने का डजंट मैटर कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चल पाएगी। हर ऑर्गेनाइजेशन कभी ना कभी तो नहीं थी, कभी ना कभी तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डेवलप नहीं था, लेकिन किया ना उन्होंने। तो ये कोई पैरामीटर पर बात करने का नहीं है, राइट। एंड अब मैं बात करता हूं इंफ्रा अवेलेबिलिटी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हल्का होना, कम होना, ये मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे? आज हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग। बाकी जापान, अमेरिका, चाइना, ये सब डेवलप्ड कंट्री है, विकसित। हम विकासशील हैं, वो विकसित हैं। और हमारा विकासशील होने की वजह से पूरी दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन आज उनका नजर है हमारे हिंदुस्तान पर। यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ मार्केट टैप करना चाहते हैं। विकासशील देश है ये। क्यों यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज वी आर नॉट डेवलप्ड, वी आर विकासशील, वी आर डेवलपिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ पर। तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है ना, वहाँ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए वहाँ अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब हर जगह सब कुछ डेवलप हो चुका है। एक बिजनेसमैन अपना धंधा करने के लिए आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप है। आसान होगा उसको बिजनेस करना, दैट आई एडमिट। आसान होगा क्योंकि पूरा इंफ्रा बना हुआ है। लेकिन जहां इंफ्रा नहीं है, वहां पर उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी है पैरेलल एक और नया बिजनेस खड़ा करना, इंफ्रा डेवलप करने का। 50-50 हजार के स्टोर्स दे रही है कंपनी, 5 लाख नहीं 50,000। 50,000 में भैया राशन का दुकान भी 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं खोलने में, 50,000 में स्टोर दे देती है। सोच रहे हो कितनी तेजी से इंफ्रा डेवलप हो सकता है और कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इससे। लोग सिर्फ नेटवर्किंग करके नहीं, अपना स्टोर खोल के भी कमा रहे हैं, डबल डबल इनकम। तो इंफ्रा का कम होना इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, प्रॉब्लम नहीं है ये। आप जितने भी पुराने लीडर को देख लो, मैक्सिमम जो भी कंपनी के टॉप लीडर्स होते हैं, कंपनी के कोई भी कंपनी के टॉप लीडर्स होते हैं, वो उस कंपनी में तब से हैं जब उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यस, किसी भी, मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, आप मल्टीपल कंपनी, किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, जो भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, टॉप मोस्ट लीडर्स, वो लीडर उस ऑर्गेनाइजेशन से तब से अटैच्ड है जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था दोस्त। समझ आ रही बात? सो इंफ्रास्ट्रक्चर कम होना या ना होना इज एन अपॉर्चुनिटी, मौका है ये और एक नई इनकम जनरेट करने का। और बात खत्म करना चाहूंगा मैं, लास्ट अपील है आपसे। हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, नेटवर्क मार्केटर्स कह लो, डायरेक्ट सेलर कह लो, वी आर नेटवर्कर्स। हमारी लड़ाई ना आपस में एक दूसरे कंपनी वाले डिस्ट्रीब्यूटर से कभी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर मतलब दुश्मन हो गया हो, तो अरे क्यों? कोई भी ना हमारी कंपनी दुश्मन है, ना हमारी कंपनी के दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हमारे दुश्मन है। अगर आप किसी को दुश्मन मानते ही हो ना, तो दुश्मन वो कंपनियां हैं जो पॉन्जी स्कीम्स चलाती हैं, जो इन्वेस्टमेंट, जो इधर का पैसा लेकर के उधर पैसे घूम रहे हैं, बस प्रोडक्ट कुछ है ही नहीं, पैसे ही घूम रहे हैं, पिरामिड स्कीम, बस ज्वाइनिंग के पैसे मिलते हैं। दुश्मन अगर है कोई तो वो है, क्योंकि वो ना इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं सच में। कोई कंपनी अगर आपको अफोर्डेबिलिटी दे रही है, सस्ते प्रोडक्ट्स दे रही है, वो दुश्मन नहीं है इंडस्ट्री की, अरे वो तो कंज्यूमर का भला कर रही है। सोचो ना, विजन कितना स्ट्रांग है, विजन दिखाता है ये कंपनी का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों की तादाद कितनी है? फिकी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महज 57 लाख लोग एसोसिएटेड हैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में, महज 57 लाख। 130 करोड़ का देश है हमारा, 130 करोड़ में सिर्फ 57 लाख। क्यों? क्यों? 99% मार्केट मतलब कहां है? ट्रेडिशनल मार्केट है वो। 99% यूजर ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेते हैं, नहीं है एमएलएम में। तो एक कंपनी पीछे से उठ के आती है, वो कहती है हमारा कंपटीशन इन एमएलएम कंपनियों से है ही नहीं।
क्योंकि इन्होंने अवेलेबिलिटी क्वालिटी दी लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं दी। वहीं ट्रेडिशनल मार्केट में देखा जाता है कि वो कुछ क्वालिटी भी देते हैं, अफोर्डेबिलिटी भी देते हैं, अवेलेबिलिटी भी देते हैं। तो एक कंपनी पीछे से उठ के आती है और कहती है कि हम तीनों चीज़ देंगे, तो उसका जो कॉम्पिटिटर है कौन है? एमएलएम है क्या? एमएलएम ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रेडिशनल मार्केट? ट्रेडिशनल मार्केट है, बड़ा मार्केट। 99% लोग ट्रेडिशनल मार्केट में है, तो इनका टारगेट, इनका कंपटीशन ट्रेडिशनल से है। सोच देख रहे हो, विजन देख रहे हो कितना बड़ा लेके आ रही है। और ये बाय डिफॉल्ट अपने आप नहीं हुआ, ये वेल प्लान्ड है। जब हमने डिस्कस किया, मैनेजमेंट समझा ये प्लानिंग है उनकी। वो ट्रेडिशनल मार्केट के कंपीट कर रहे हो। आम यूजर जिसको हम बोलते हैं 2 रुपए सामान महंगा है, कोई बात नहीं, 6 महीने यूज कर लो उसके बाद फ्री हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ले तो लेता है लेकिन हंसते हुए नहीं लेता, वो दिल पे हाथ रख के लेता है, वो डर डर के लेता है, वो 6 महीने सच में फ्री हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। और अगर उसको नेगेटिविटी 2 महीने मिलने लग जाती है, लोग परेशान करने लग जाते हैं ना, वो ठगा हुआ महसूस करता है वो। लेकिन एक कंपनी आती है, कहती है कि मार्केट में वो डाबर हिमालय और पतंजलि का जिस प्राइस में ले रहे हैं उसी प्राइस में हम दे रहे हैं, तो गलत कर रही है क्या? नहीं कर रही गलत। अफोर्डेबल देना चीटिंग नहीं है। चीटिंग तो तब होती है जब आपका प्रोडक्ट ही है इन्वॉल्व, जब पैसे घुमा जा रहे हैं गोल गोल। सस्ता प्रोडक्ट देना कैसे चीटिंग हो सकता है? सस्ता प्रोडक्ट मिलता है तो आपके चेहरे पे खुशी आती है जी। मोबाइल फ़ोन लेने जाओ, 8,000 का मोबाइल 6,000 में पड़ गया, सोचो कितनी खुशी होती है। टीवी लेने जाओ, 20,000 का टीवी 15,000 में पड़ गया, कितनी खुशी होती है। लेकिन वही 20,000 का टीवी के लिए 25,000 देना पड़ता है, तो दिल पे हाथ रख के, अरे समझ रहे हो? मैं आपसे अपील कर रहा था कि हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, कभी नहीं है। दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को हीन भावना से देखना बंद कीजिए, चाहे किसी भी कंपनी। मैं हमेशा सिखाया है, मैंने ऐसा नहीं कि आज मैंने कंपनी स्विच किया तो आज मैं सिखा रहा हूँ, मैंने अपने कोर्स में भी सिखाया है। हमारी दुश्मन नहीं है। मेरे इस स्टेप से पूरी इंडस्ट्री का मालूम फायदा कैसे होगा, जो मैंने शुरुआत में आपको बोला, क्रांति की बात हम कर रहे थे। तो आज जिस तरीके से मार्केट बदल रहा है ना, जिस तरीके से ये अदनी सी एक कंपनी छोटी सी उठ के आई है और मार्केट बड़ी तेजी से कैप्चर कर रही है बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी, दूसरी कंपनियों, दूसरी सारी कंपनियों को आज इसने सोचने पे मजबूर कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। और उसकी वजह से फायदा किसका होगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स का होगा, हम और आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का होगा। सस्ते करने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स। अगर रहना है, जियो की वजह से एयरटेल और वोडा ने किया ना, नहीं करते तो सरवाइव नहीं कर पाते, खत्म हो जाते वो, चाहे कितने भी स्टेबल, कितने भी पुराने होते, खत्म हो जाते वो। जियो उखाड़ फेंकता उसको। लेकिन कंपटीशन मार्केट में रहना है तो करना पड़ा। अच्छा, जब करना पड़ा तो फायदा किसका हुआ? एयरटेल के कंज्यूमर को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? जब एयरटेल ने सस्ता किया, फायदा हुआ ना। तो दोस्त मेरी बात समझो, आप जिस भी कंपनी से एसोसिएटेड हो ना, फायदा होने वाला है मेरे एक डिसीजन से आपको। हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ बड़ा मूवमेंट, बहुत सोशल मीडिया बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आपके इस डिसीजन की वजह से हम नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव। अरे मेरी डिसीजन की वजह से आपका नुकसान कभी नहीं हो सकता, फायदा होगा। आप किसी भी कंपनी में हो दोस्त, आपका डेफिनेटली फायदा होगा। आपकी कंपनी, किसी भी कंपनी, एक कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, बार बार कह रहा हूँ, किसी भी कंपनी, प्रोडक्ट सस्ते करने पड़ेंगे अगर कंपटीशन में रहना है, नहीं तो उखड़ जाएगा। कुछ है विदेशी कंपनियां अकड़ में है, नहीं गिराएंगे हम प्रोडक्ट की प्राइस। देखो टर्नओवर गिर रहा है उनका, अकड़ में है, नहीं गिरा रहे प्राइस, टर्नओवर गिर रहा है। स्टेबल करना है, बढ़ाना है टर्नओवर, तो प्रोडक्ट की प्राइस घटानी पड़ेगी। सस्ता 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 सस्ता, अरे की पॉइंट तो यही है, रिवॉल्यूशन तो सस्ते से ही आता है। अफोर्डेबल, अवेलेबल एंड क्वालिटी, तीनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं है, क्रांति नहीं आ सकती। तो इस इंडस्ट्री को अगर आप सच में चाहते हो इस इंडस्ट्री में क्रांति आए, अपनी कंपनी से अपील कीजिए, अपनी कंपनी से अपील कीजिए कि प्लान को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाए, प्रोडक्ट को सस्ते करने पड़ेंगे, चारा नहीं है, करने पड़ेंगे। कंपटीशन में रहना है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज एक अदना सा कंपनी मार्केट बड़ी तेज़ी से कैप्चर कर रहा है इन दिनों, बहुत तेज़ी से कैप्चर कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले 3-4 साल में ये मार्केट लीडर ना बन जाए, मार्केट में रूलिंग ऑर्गेनाइजेशंस ना बन जाए बड़ी तेज़ी से, बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो
आपका बहुत सारे सवाल अगर है, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। आप सवाल पूछ सकते हो। सवाल क्या, अगर बिजनेस आप हमारे साथ करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप उन पे बात कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपसे मैं जल्दी ही अगले सेशन में मिलूंगा, एक लाइव सेशन में मिलूंगा मैं जल्दी ही। सवाल मुझे पता है कि आपके बहुत सारे बचे हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं आपको अभी इस वीडियो में सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी ही मैं आपसे लाइव सेशन में मिलूंगा। सो सी यू सून, गुड डे, बाय बाय। और वंस अगेन दोबारा मैं बात कहता हूँ, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, ना किसी की बुराई सोचता हूँ। मेरे इस डिसीजन की वजह से कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर का बुरा नहीं होगा, दैट्स माई गारंटी। फ़ायदा होगा, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, मेरे एक डिसीजन की वजह से आपको फ़ायदा होगा। आपकी कंपनी को प्रोडक्ट सस्ता करना पड़ेगा, प्लान बदलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली आप ही को मिलेगा, आप ही को मिलेगा। सो सी यू सून, थैंक यू।